नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी और हम बात करेंगे झारखंड में चुनाव को लेकर। चलिए सेकेंड फेज पे बात करते हैं। सेकेंड फेज में 38 सीटें हैं और मतदान 20 नवंबर को है और उन 38 सीटों में से 5-6 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे राजधनवार की सीट है जहां से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट। और बहुत स्वाभाविक है कि अगर एनडीए कहिए बीजेपी कहिए सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री के पहला नाम इनका ही है मुख्यमंत्री पद के लिए। फिर बेरमो की सीट है, जामतारा की सीट है, पाकुड़ की सीट है, गांडे है जहां से कल्पना सोरेन लड़ रही हैं और बरहेट है जहां से हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं। तो ये 6 सीटों के बारे में क्या आकलन है आपका? एक एक करके बता दें अगर संक्षेप में। देखिए, आप संथाल ले चलिए, बरहेट से ही साहिबगंज से शुरू कीजिए। मतलब एकदम बिल्कुल आखिरी तरफ की जो सीट है, तो बरहेट में हेमंत सोरेन के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती उस सीट पे है, ऐसा नहीं लगता मुझे। गमलियम हेम्ब्रम को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, लेकिन तो इसलिए बनाया है कि भाई प्रत्याशी देना था तो बनाना है। कोई मजबूत चेहरा या गमलियम हेम्ब्रम कोई ऐसी कद्दावर हस्ती जो सीएम के खिलाफ लड़ सके, खड़ा हो सके, या ऐसा उनका कद, ऐसा ऑरा, ऐसा इस तरीके का इतिहास, कुछ भी उनके साथ नहीं। कि हाँ, एक हो कि भाई इतिहास है गमलियम हेम्ब्रम के साथ, ऑरा इस तरीके का है कि नए लीडर है तो इतना शानदार बोलते हैं कि भाई हाँ, छा गया हो, ऐसा भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि उस सीट पे कोई बहुत चुनौती है। वो सीट तो मतलब ये आप एक तरीके से रिजल्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। माने हालांकि ये अति उत्साह की बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि उस सीट पे हेमंत सोरेन के लिए कोई चुनौती नहीं दिख रही है। दूसरी सीट है, जो आप हॉट सीटों की बात कर रहे हैं, तो दुमका बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि दुमका एक तो उपराजधानी है, दूसरा हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन है, और वहां पे वो सीट हमेशा से महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। और होता ये रहा है, कम से कम झारखंड बनने के बाद, कि दुमका जो पार्टी जीतती है या जिस पार्टी का उम्मीदवार जीतता है, अक्सर राज्य में झारखंड बनने के बाद यही रहा है कि राज्य में सरकार जो है उसी की बन जाती है। तो मिथ है या जो भी हो सकता है, एक ट्रेंड हो सकता है, तो दुमका इस मामले में भी, दुमका में चुनौती इस बार कड़ी है बसंत सोरेन के कड़ी सामने। चुनौती है। सुनील सोरेन जो सांसद रह चुके हैं, शिबू सोरेन को भी जिन्होंने संसदीय चुनाव में हराया है, तो ऐसा व्यक्ति एक बार पहले विधायक भी रह चुके हैं, दुमका से नहीं रहे, दूसरे इलाके से रहे। तो सुनील सोरेन बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दुमका में अभी कुछ भी भविष्यवाणी करना जो है, वो जोखिम भरा होगा, लेकिन कांटे की टक्कर है वहां पे। अब आप आ जाइए गांडे। जामताड़ा। गांडे। हाँ, गांडे। गांडे आइए, गांडे में जहां कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है, वहां बीजेपी ने मुनिया देवी को उम्मीदवार बनाया है। मुनिया देवी जिला परिषद की, गिरिडीह जिला परिषद की अध्यक्ष हुआ करती थी, और उससे मजबूत कैंडिडेट इंडिया बीजेपी के पास नहीं था, ये बात तो मैं मानता हूँ। लड़ाई है, जो उपचुनाव में कल्पना सोरेन को जितना उसकी तुलना में यहाँ थोड़ी चुनौती कड़ी है कैंडिडेट के हिसाब से, अगर आप देखेंगे। लेकिन कल्पना सोरेन की लोकप्रियता जिस तरीके से दिख रही है इस चुनाव में, और उनकी सभाओं में जिस तरीके से जो भीड़ जुट रही है, और उसका मैसेज अगर कांडे तक पहुंच रहा है, तो हो सकता है कि कल्पना सोरेन इतिहास रच दें। लेकिन पर अगर 20 की बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ, एकदम 19-20 वाली लड़ाई है। लड़ाई चुनौती है जरूर कड़ी, और आखिरी समय अगर कोई बहुत चमत्कार हुआ तभी मुनिया देवी जो है वो सीट निकाल पाएंगे, अन्यथा कल्पना सोरेन एज लेती हुई वहां पे दिख रही है। जामताड़ा की बात कीजिए, जहां सीता सोरेन और इरफान अंसारी की वजह से जो है वो सीट चर्चे में है। तो जामताड़ा में मुसलमानों की आबादी जो है 30% से ज्यादा है, और वही उनकी ताकत होती थी। मुसलमान और आदिवासी का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसकी वजह से इरफान अंसारी, उससे पहले उनके पिताजी फुरकान अंसारी जीतते थे वहां से। तो वहाँ जो मुद्दा है वो सिर्फ एक है कि सीता सोरेन का क्या अपमान हुआ है। सीता सोरेन भी इसी बात को भुनाने की कोशिश कर रही है, और इस ये मुद्दा अगर चुनाव तक बहुत गहरे तरीके से या बहुत प्रभावित तरीके से अगर रह गया कि हाँ, सीता सोरेन के अपमान का बदला वाकई एकदम, या इस तरीके का गुस्सा आदिवासी समुदाय में आ गया और उसने अगर एक तरफा वोट कर दिया, तब तो बात अलग है। अन्यथा
और कोई दूसरी बात नहीं बनती है कि हाँ सीता सोरेन जो है वो बहुत स्कोर करके ले जाएंगे। ये हो गया आपका जामताड़ा का। अब एक सीट है बेरमो। बेरमो इस हिसाब से हाई प्रोफाइल है कि वह रविंद्र पांडे और राजेंद्र बाबू की विरासत की भूमि, राजेंद्र सिंह की विरासत की भूमि। राजेंद्र सिंह जो बेरमो से कई बार विधायक रहे, 6-7 बार रहे, और उनके सुपुत्र उनके निधन के बाद जो उपचुनाव में जीतकर बने थे जयमंगल, तो उनका मुकाबला जो है अपने पिता की उम्र के रविंद्र पांडे से हो रहा है। और दोनों जो है चूंकि राजेंद्र बाबू की, राजेंद्र सिंह की एक विरासत, और रविंद्र पांडे के पास भी एक बड़ा जनाधार, आप इस हिसाब से कह सकते हैं कि भाई उस इलाके में बहुत सक्रिय लीडर, और ट्रेड यूनियन की राजनीति में दोनों की पकड़ रही। वहां जयराम महतो भी आए हैं, बेरमो से लड़ रहे हैं, एक तीसरा कोण बनाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जयराम महतो का फोकस जो है वो डुमरी सीट पे ज्यादा है, बेरमो में नहीं है, लेकिन मुकाबले का एक कोण तो यहाँ भी वो रहेंगे। और ये सीट भी जो है त्रिकोणीय मुकाबले में नतीजा क्या होता है, बहुत कम मतों से हार जीत का अंतर होगा, इतना जरूर तय है, चाहे जो जीते जैसे भी हो। एक आप पाकुड़ की सीट भूल रहे हैं। हाँ, पाकुड़ की सीट, वहाँ पाकुड़ की तीनों सीट, प्रमुख कैंडिडेट जो हैं वो मुस्लिम हैं, हाँ चाहे मुस्लिम वो है तो, सपा के अकील अख्तर हों, चाहे कांग्रेस की निसात आलम हो, चाहे आजसू के अजहर इस्लाम हो, और मुकाबला इन्हीं तीनों के बीच है। हाँ तो देखिए एकमात्र ऐसी सीट है जहां मुस्लिम पूरी तरह निर्णायक होते हैं। वहां कोई दूसरा जो है वो जितना बड़ा मुश्किल है, हम लोग झारखंड बनने के बाद लगातार मुस्लिमों का एकमात्र ऐसी सीट है कि जहां से मुस्लिम विधायक होगा, ये बात तय है। अब किस पार्टी का होगा? आलमगीर आलम की पत्नी पे भरोसा किया है निसात आलम पे कांग्रेस ने। अकील अख्तर जो एक बार आलमगीर की सत्ता पलट चुके हैं, और सबसे धनाढ़ जो है वो अकील अख्तर ही है। माने हम लोग जो पहले चर्चा कर रहे थे, सबसे ज्यादा झारखंड के तमाम उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा संपत्ति इनके पास है, 400 करोड़ से ज्यादा। 403 करोड़। हाँ, और 400। उन्होंने शपथनामा जो दिया उसमें लिखा है कि उनका आय का जो साधन है वो कृषि है, हाँ, मछली है, उनका मछली का व्यवसाय, हाँ, बागवानी है। अब हाँ, मछली बेच के कोई 403 करोड़ कमा ले तो सब लोग हाँ, मछली बेचे फिर, और बोलते हैं कि देश के किसानों की हालत खराब है, वो कह रहे हैं कृषि है, बागवानी है। तो हाँ, आश्चर्य भाई। हाँ, हाँ, तो अकील अख्तर, लेकिन लोग इस बार कह रहे हैं कि आजसू ने कैंडिडेट दिया, वहां पे बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, आजसू ने कैंडिडेट दिया है। और आजसू का अकील अख्तर और निसात आलम, इन तीनों में टक्कर है। अब देखिए किसका पलड़ा भारी होता है। आ, हो सकता है कि चूंकि मुस्लिम वोटर वहां पे हैं, तो जेल में बंद रहने की जैसे जिस तरीके से सहानुभूति का असर, बहुत सारी बातें गौन हो जाती है। लोग इस पे कोई हम जितना भ्रष्टाचार की बात कर लें, जितनी सारी चीजें कर लें, जैसे आरोपों की बात कर लें, लेकिन जो वोटर होता है, अगर कोई जेल चला गया है और जो इस तरीके का है, तो कई बार उसका फायदा जो है उल्टा होता है, सहानुभूति की लहर उपजती है, जैसा हेमंत सोरेन के केस में भी देखा, और हम लोग एक बात पहले भी लेकिन आप देखे। यहाँ पे भूल रहे हैं, पाकुड़ में 40% के आसपास मुस्लिम वोटर है, लेकिन हिंदू भी 60%। तो अगर अजहर इस्लाम मुस्लिम वोटों का एक कोना भी ले लेते हैं तो फिर वो निसात आलम और अकील अख्तर को दिक्कत होगी। हाँ, ठीक बात है। तो अ, अगर नहीं भूल तो नहीं रहा, मतलब आप ठीक कह रहे हैं कि 60% अगर वो हिंदू वोटर का तमाम जो है वो इस तरीके का हुआ कि आजसू को वोट मिल गया या आजसू को सपोर्ट किया, तो जीत सकती है आजसू, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जीत जाए कोई अगर इस तरीके का ध्रुवीकरण हो गया, और अगर बीजेपी जिस तरीके से मुद्दे को उठा रही है और ध्रुवीकरण हुआ, तो जीत सकते हैं आजसू के जो अब कैंडिडेट एक हैं सीट वो। बच रहा है आपका राजधनवार, जहां से बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बाबूलाल मरांडी बीजेपी के कैंडिडेट, और चार हाँ, कोणीय मुकाबला है वहां। बीजेपी से चलो। बाबूलाल मरांडी, सीपीआईएमएल से राजकुमार यादव, जेएमएम से निजामुद्दीन अंसारी, और निर्दलीय निरंजन राय।
बाबूलाल जी के लिए कठिन घड़ी है। हाँ, बाबूलाल जी के लिए आसान इस मामले में है थोड़ा-सा कि भाई इंडिया गठबंधन में फूट है, एकजुट होते तो मुश्किल होती और निरंजन राय का फैक्टर तब तो और अहम हो जाता कि भाई, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में 2 उम्मीदवार हैं, वोटों का बँटवारा तय है और अब असल खेल डिपेंड करेगा यहाँ की निरंजन राय जो है, क्या वाक़ई इतना बड़ा नुकसान पहुँचाने की स्थिति में है बाबूलाल मरांडी को कि इंडिया गठबंधन की फूट या वो माने इन दोनों उम्मीदवारों को जो वोट मिलने वाला है, उससे जो बाबूलाल को फ़ायदा होने वाला है क्या उतनी वोटों की कटौती कर लेंगे ये निरंजन राय? इसी पे डिपेंड करता है। लेकिन अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही है, उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि बाबूलाल के लिए बाबूलाल मिला-जुला के समीकरण में जो है वो आगे दिख रहे हैं यहाँ पे। ऐज मिलता तब भी उनको दिख रहा है 4 कोन के मुकाबले में बड़ा नाम इस लिहाज से भी दूसरी बात आप ठीक कह रहे थे कि जब मुख्यमंत्री की चर्चा होगी तो स्वाभाविक तौर पे पहले निर्णय की बात नहीं है, लेकिन पहला नाम जिस पे विचार होगा वो बाबूलाल मरांडी है। तो ऐसे में वोटरों का असर थोड़ा इस मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी की ओर से वही है और अघोषित है, और जब बिल्कुल। अगर एनडीए की सत्ता आती है तो स्वाभाविक रूप से पहला नाम उनका ही होगा। लेकिन हमको बिल्कुल। यह भी याद रखना होगा कि उसी राजधनवार से बाबूलाल मरांडी चुनाव हार भी चुके हैं, लेकिन हाँ, तब वे बिल्कुल। जेवीएम से हारे हैं, हाँ, और झारखंड नहीं विकास दोनों मोर्चा। और ये तीनों जो कैंडिडेट हैं, चौथा तो नहीं लेकिन 3 कैंडिडेट जो है राजकुमार यादव और निजामुद्दीन अंसारी भी वहाँ से जीत चुके हैं। तो तीनों जीत विधायक चुके हैं, हैं। 3 विधायक वहाँ से रहे हैं, तीनों का अपना-अपना प्रभाव है। तो एक चौथा फैक्टर निरंजन राय है जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और पैसे की वजह से चर्चा में है। जातीय वोटरों के हिसाब से भी लक्ष्मण सिंह को बीजेपी इसलिए वहाँ से उम्मीदवार बनाती थी, भूमिहार थे तो पिछली बार भी लक्ष्मण सिंह उम्मीदवार थे वहाँ से और भूमिद्वार और ये उनकी ताकत मानी जाती थी। निरंजन राय भी भूमिहार जाति से आते हैं, उनकी ताकत है। तो इस पे डिपेंड करेगा कि भूमिहारों का वोट जो बीजेपी को जाता था, वो उसमें कितनी बड़ी कटौती कर लेते हैं। अगर बहुत बड़ी कटौती कर लेते हैं निरंजन राय, तो बाबूलाल के लिए मुश्किल हो सकती है, अन्यथा ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। धन्यवाद शंभू जी। आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं, कल बहुत फिर बहुत अपनी बातचीत होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी। शंभूनाथ जी से हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।